हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन लॉ का कोडिफिकेशन। देखो, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देख रहा था तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस था और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में नहीं है। कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ और लॉ कमीशन, ये दो टॉपिक है। और इस वीडियो में मैं कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ पे बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉ कमीशन पे बात करूंगा। ठीक है, तो लॉ कमीशन का वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। देखो, इंडियन लॉ का कोडिफिकेशन आपको समझना है तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ को समझना है आपको, तो उससे पहले आपको कोडिफिकेशन को समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, फिर हम लोग सीखेंगे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखो, कोडिफिकेशन क्या होता है? मान लो बहुत कुछ अनसर्टेन है, एक पेन ले लेता हूं मैं से। मान लो यहां पे बहुत कुछ है, यहां पे ठीक है, बहुत सारा लॉ है और ये सारा लॉ अनसर्टेन है, अनयूनिफॉर्म है। ठीक है, इसको कुछ भी आप ले सकते हो। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो, यहां पे आपको ये सब बिखरा हुआ दिख रहा होगा, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये अनसर्टेन है, बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। आपको भी आई थिंक कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अनयूनिफॉर्म है कि नहीं? तो बहुत सब कुछ यहां पे बिखरा हुआ है। मैंने इसको क्या किया, एक प्रोसेस से मैंने इसको क्या किया, सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दूंगा। मैं देखो यहां पे एकदम सिस्टमैटिक वे में मैं इसको अरेंज कर दूंगा। ये जो प्रोसेस है सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना को हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन। सिस्टमैटिक वे में जब सिस्टमैटिक वे में हम लोग अरेंजमेंट करते हैं ना कोई चीज का, उसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। सिंपल एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको कोडिफिकेशन समझा दी। अब देखो, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं यहां पे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, आप लोग सारे लोग इंडियन पीनल कोड सुने होंगे। इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल लॉ है हमारे कंट्री का। आई थिंक सारे लोगों को पता होगा। इंडियन पीनल कोड 1860, ये क्रिमिनल लॉ हमारे इंडिया का। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा ये 1860 में क्या है? ये जो बुक है क्रिमिनल लॉ का, इसमें बहुत सारा पनिशमेंट लिखा हुआ है ना। तो ये कानून कब हमारे देश में आया? 1860 में। क्या इससे पहले इंडिया में कोई कानून नहीं था? 1860 से पहले, इंडियन पिनल कोड आने से पहले क्या कोई कानून नहीं था इंडिया में? था। इंडिया में क्रिमिनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मोहम्मडन लॉ। देखो, ये जो मैंने पिक्चर लगाया सिर्फ इलिस्ट्रेशन के लगाया, इसमें क्या लिखा हुआ क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आता तो मुझे नहीं पता है, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। तो ये मोहम्मडन लॉ से देखो, 1860 से पहले इंडिया में बहुत सारा क्रिमिनल लॉज हुआ करता था। मोहम्मडन लॉ था, XYZ WAP, बहुत सारा यहाँ पे इंडिया में क्रिमिनल लॉज था। तो बहुत सारा क्रिमिनल लॉज होने की वजह से अनसर्टेन था, लोगों में कंफ्यूजन था, अनयूनिफॉर्म था लॉ। जैसे मान लो यहां पे कुछ और लॉ है बॉम्बे में। अच्छा, ये पहले आप देख लो, ये इंडिया का मैप है। अभी मैं बात कर रहा हूं 1833 के आसपास का, ठीक है, 1850 1860 के आसपास की बात कर रहा हूं। तो ये वाला एरिया जो देख रहे हो, यहाँ पे ब्रिटिश है, ये वाला एरिया में ब्रिटिश का रूल है, ये सारा ब्रिटिश एरिया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरह का लॉज है, अनयूनिफॉर्म है ये पूरे इंडिया में। आप कानून जो देख रहे हो, पूरे इंडिया में ये कंफ्यूजन है, इधर कुछ और कानून चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है, समझ रहे हो? यहाँ पे अनसर्टेन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कानून को लेकर के, कौन सा लॉ किस पे अप्लाई होगा, कुछ अता पता नहीं है। तो ये इंडिया का सीन है। तो देखो, आप यहाँ पे आपको खुद हौच पौच दिख रहा होगा, कितना कानून है, कितना लॉज है, इससे आप खुद कंफ्यूज हो गए हो कभी, है ना भाई, कि अरे भाई मैं मद्रास में रहता हूं तो मेरे पे कौन सा लॉ लगेगा, आपको पता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ब्रिटिश भी देखा है ना, ब्रिटिश भी ये देखा था। खैर, तो ये आपने देख लिया, कंफ्यूजन है, अनयूनिफॉर्म है, लैक है, कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी किसी पे लागू कर दिया जा रहा है ना। तो इन सब को देख के क्या करा गया? कोडिफिकेशन करा गया। देखो, ये सब भी लॉ है ना। इन सारे लॉ को एक सिस्टमेटिक वे में आईपीसी में लिख दिया गया। इन सारे लॉ को सिस्टमेटिक रूप से, देखो सिस्टमेटिक से, यहां पे मैं लिख देता हूं इंडियन पीनल कोड 1860। एकदम सिस्टमैटिक से, एकदम सिस्टमैटिक रूप से ये जितना सारा आप यहां लॉ देख रहे हो, ये सारे लॉज को सिस्टमैटिक रूप से यहां पे अरेंज कर दिया गया। यहां पे क्या कर दिया गया भाई? अरेंज कर दिया गया।
तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस से क्या करा गया भाई, एक प्रोसेस से ये आप यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन था, अनसर्टेन था, ये सारे को एक प्रोसेस से हम लोग क्या किए, सिस्टमैटिक रूप से अरेंज कर दिए। यहां पे देख रहे हो अनसर्टेन है, यहां देख रहे हो अनसर्टेन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोसेस से यहां जितना भी अनसर्टेनिटी है, एक प्रोसेस से इसको हम लोग अरेंज कर रहा है, सिस्टमैटिक रूप से अरेंज कर रहे हैं। ये जो सिस्टमैटिक रूप से अरेंज कर रहे हैं जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। सिंपल। अब यहां बहुत सारा लॉ है, एक बार मैं थोड़ा सा 1 मिनट और रिकैप कर देता हूं। यहां बहुत सारा लॉ है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लॉ को कंपाइल कर देंगे, ये सारे लॉ को कंपाइल करके एक कानून बना देंगे, ठीक है। अब ये जो कानून है क्या कहलाएगा, कोड। क्या कहलाएगा भाई, कोड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लो, जब बहुत सारा अनयूनिफॉर्म होता है, कितना एक ये लॉ है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारा लॉ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इन सब को एक कर देंगे, और इस जिस प्रोसेस से इन सब को एक कर किए हैं ना, इन सारे लॉ को जब हम लोग एक किए हैं, ये जो सिस्टमैटिक रूप से अरेंज किए हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू किए हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहां जो डेफिनेशन मैंने लगाया है, आप इस डेफिनेशन को देखो। जब आप इस डेफिनेशन को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहला डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कैम्ब्रिज कैसे डिफाइन करता है कोडिफिकेशन को। देखो, द एक्ट और प्रोसेस है ना, प्रोसेस। तो कोडिफिकेशन क्या, एक तरह का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई लॉज रूल्स को हम लोग इस सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं। देखो, अरेंजिंग किसको भाई, लॉज एंड रूल्स को। देखो, यहां बहुत सारा लॉज है, बहुत सारा रूल्स है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक रूप में अरेंज कर रहे हैं। और इसी सिस्टमैटिक रूप में जो अरेंज करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोडिफिकेशन। यही सेम बात ऑक्सफोर्ड भी डिफाइन करता है। ऑक्सफोर्ड भी क्या करता है, एक्ट ऑफ अरेंजिंग, एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का एक्ट है। क्या चीज करने का भाई, अरेंज करने का। देख रहे हो, अरेंज करने का, किसको किसको अरेंज करने का, लॉ को, रूल्स को। मतलब यही जो लॉ है, ये रूल्स है, इसको अरेंज करने का एक प्रोसेस है, एक एक्ट है, ठीक है। एक्ट कौन सा वाला एक्ट, एक्शन वाला एक्ट है, वो कोई एक्ट नहीं समझना आप, ठीक है। और ब्लैक लॉ डिक्शनरी कैसे डिफाइन करता है भाई, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग। देखो, यहां भी तो वही कर रहा हूं मैं ना, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को आप दूसरा वर्ड कंपाइलिंग भी कर सकते हो, ये सिनोनिम से लिख दिया, ठीक है। तो कंपाइलिंग ही तो हो रहा है यहां पे, अरेंज ही तो हो रहा है, सिस्टमैटिक रूप से लॉ को सिस्टमाइज ही तो करा जा रहा है यहां पे। और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिस्टम में डाल रहे हैं। ये कितना 15-20 किताब है यहाँ पे, 3-4-5 लॉज है। अब क्या होगा, इतना सारा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब भैया एक किताब आईपीसी देखो, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत सारा कानून आप सबको देखते रहो। आई होप आपका कोडिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप कभी नहीं भूलोगे। ये एग्जाम्पल यदि आप ध्यान रखोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप क्या समझते हो कि नहीं समझते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अरे यार, 1 सेकंड दो मुझे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलो, ये इंडिया का मैप देखो। अब हम लोग देखने वाले हैं कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। तो कोडिफिकेशन जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ का जो कोडिफिकेशन है, ये कब स्टार्ट होता है, कब बिगिनिंग होता है इसका, चार्टर ऑफ 1833 आने के बाद। चार्टर ऑफ 1833 आने के बाद किसका बिगिनिंग होता है भाई, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। देखो, अभी आप इंडिया का मैप देख लो पहले एक बारी। 1833 का, ये 37 का, बट आप इसको 37 लगो, कोई ज्यादा टेरिटरी में चेंजेस हुआ नहीं था इस टाइम तक, ठीक है। चलो, ज्यादा लंबा आज का लेक्चर नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। बस आप बने रहो, आप कोडिफिकेशन कभी नहीं भूलोगे, मैं ऐसा गारंटी कर सकता हूं आपको। देखो, उस टाइम जो ब्रिटिश रूलर थे, यहां पे जो रूल कर रहे थे, ये सारा जो टेरिटरी है ब्रिटिश का, यहां जो रूल कर रहे थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था,
जब ब्रिटिश लोग रूल करते थे, यहाँ पे देखते थे कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट तरह का लॉज है। यहाँ कुछ और लॉ है, यहाँ कुछ और लॉज है, यहाँ कुछ और लॉ है, यहाँ कुछ और लॉ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जब प्रेसिडेंसी में जाते थे तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का लॉज होता था। और लॉज भी कैसा होता था भाई? अनऑर्गेनाइज होता था, लैक ऑफ यूनिफॉर्म। अच्छा, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, क्या यूनिफॉर्म हुआ, एक जैसा हुआ? नहीं हुआ भाई। यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। तो यूनिफॉर्म कैसा? यूनिफॉर्म तो हुआ ही नहीं। तो किसका लैक है यहाँ पे? यूनिफॉर्म का लैक है। तो जब ब्रिटिश रूलर 1833 में यहां पे रूल करते थे इंडिया में, तो उनको क्या दिखा? इंडिया में जो लॉ चल रहा है अभी, इसमें बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी में लैक है, यूनिफॉर्म है ही नहीं। बंगाल प्रेसिडेंसी में डिफरेंट तरह से रूल हो रहा है, मद्रास में डिफरेंट से हो रहा है, समझ रहे हो, और बॉम्बे में डिफरेंट से हो रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस में अलग तरीके से रूल हो रहा है। तो ये ब्रिटिश रूलर यहां पे एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत बैडली तरीके से अनऑर्गेनाइज उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, 1833 में ब्रिटिश को ऐसा लग रहा है, मेरे को नहीं, मैं तो था भी नहीं तभी। तो उनको ऐसा लग रहा था। जब उनको ऐसा लग रहा था, जब आपको भी समाज में जब प्रॉब्लम दिखता है, तभी तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई कानून आता है। ऐसा ब्रिटिश को यहां पे प्रॉब्लम दिखा, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ये लोग चार्टर एक्ट 1833 ले आते हैं। ये प्रॉब्लम दिखता है इन लोगों को कि भाई देखो, यहां पे अनऑर्गेनाइज है कानून, यहां पे सिस्टमैटिक रूप से लॉ अरेंज नहीं है। तो हम लोग क्या करें? जब सिस्टमैटिक रूप से अरेंज नहीं था तो हम लोग क्या किए थे भैया? कोडिफिकेशन किए थे ना। जब सिस्टमैटिक रूप से अरेंज नहीं होता तो उसको क्या बुक करते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक रूप से जब अरेंज नहीं होता तो उसको अरेंज करते हैं। जब उसको हम लोग अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक रूप से तो उसको क्या बोलते हैं? कोडिफिकेशन। तो मतलब अब 1833 में इंडिया में क्या करना पड़ेगा भाई? इंडिया में क्या करना पड़ेगा? कोडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आपने देख लिया ना, यहां पे अनऑर्गेनाइज है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा अनयूनिफॉर्म लॉ है, अनसर्टेनिटी है यहां पे, समझ रहे हो, बहुत बैडली अनऑर्गेनाइज है यहां का लॉ। ये प्रॉब्लम दिखा ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहां पे लेके आता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। 1833 का जो चार्टर आता है, इस चार्टर में क्या प्रोसेस था भैया? इंडिया का जो लॉ है उसको कोडिफिकेशन करो, इंडिया का जो लॉ है उसको कोडिफिकेशन करो। आपको भी जस्ट मैंने समझाया था ना, कोडिफिकेशन कब करते हैं? जब अनऑर्गेनाइज होता है। तो यहां पे तो था ही सब कुछ अनऑर्गेनाइज, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोडिफिकेशन करना पड़ेगा लॉ का। तो अब यहां पे इंडिया में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बोल दिए स्टार्ट हो गया कोडिफिकेशन ऑफ लॉ? नहीं, आप ही बताओ, क्या बोल दिए स्टार्ट हो गया? अब कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कैसे करेंगे ये लोग, सिस्टमैटिक रूप से कैसे अरेंज करेंगे लॉ को, ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो, सिस्टमैटिक रूप से लॉ को अरेंज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? एक कमीशन बनाते हैं। वो कमीशन क्या करेगा? लॉ को सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करेगा। समझ रहे हो भाई? ये लोग क्या करेगा? सिस्टमैटिक रूप से मतलब लॉ को कोडिफिकेशन करने के लिए एक क्या बनाएगा? कमीशन बनाएगा। इसी को हम लोग लॉ कमीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ कमीशन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, 1833 में ये एक्ट आता है, तो आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा। 1833 में ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया में कानून कौन बनाता था? हम लोग देखेंगे जो लॉज है, रूल्स रेगुलेशन है, ये सब एरिया में जहां जहां ब्रिटिश का टेरिटरी है, वहां पे भाई कौन बना रहा है? ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट ऑथोरिटीज कानून बनाती थी। उस टाइम पे 1833, देखो ये मैप कब की है? 1833 में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लोग कानून बनाते थे। एक देखो, पूरे इंडिया के लिए जो कानून बनाता था, ब्रिटिश क्राउन, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश क्राउन है वो कानून बनाता था, पहला। दूसरा, जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था वो भी कानून बना सकता था। तीसरा, जो इंडिया में गवर्नर जनरल होते थे और उसके काउंसिल, वो भी कानून बनाता था। देख रहे हो कितने सारे लोग बना रहे हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद जो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, यदि वो किसी तरह का रूलिंग दे दिया, डिसीजन दे दिया, तो वो भी कानून बन जाता था। उसके बाद जो ये प्रेसिडेंसी है, ये अपना रेगुलेशन खुद पास कर लेता था। तो बहुत तरह का कानून यहां बन रहा है, कोई एक बॉडी नहीं है कानून बनाने की। अच्छा, हमारे देश में अभी क्या चल रहा है? पार्लियामेंट है, सिर्फ वही कानून बना सकता है। स्टेट में असेंबली है, सिर्फ वही बना सकता है। और कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। लेकिन उस टाइम देख रहे हो 1833 में ये कोई भी कानून बना दे रहा है। ब्रिटिश कानून बना दे रहा है, कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बन जा रहा है, गवर्नर काउंसिल कानून बना दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कानून बना दे रहा है। तो कोई एक ऑथोरिटी नहीं है जो कि कानून बनाएगा।
तो उस टाइम पे 5 डिफरेंट डिफरेंट ऑथोरिटीज थे जो कि लॉ फ्रेम करते थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे सोर्स ऑफ लॉ मल्टीप्लिसिटी है, बहुत सारा लॉ है, समझ रहे हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह से लॉ आ रहा है, बहुत सारे जगह से लॉ का सोर्स है। इसलिए मैंने भी एक वर्ड यूज कर दिया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। यहां बहुत सारा मल्टीपल जगह से लॉ का सोर्स है, जैसे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी के द्वारा रेगुलेशन पास होता था। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं, आपको यदि ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा स्लो कर लेना, ठीक है। कभी कभी तो मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, जनरली मैं बहुत स्लो ही पढ़ाता हूँ। देखो, सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा लीगल हिस्ट्री का। तो आपको यदि समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बस एक ही चीज बोलूंगा, आप सब्सक्राइब करो चाहे नहीं करो, आपका इच्छा है, लेकिन आप प्लीज कमेंट करो। कमेंट तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब करो नहीं, मन मत करो, लेकिन भाई प्लीज कमेंट करो। आपको समझ में आ रहा तो एक कमेंट करो, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियोस बना डालता हूं, है ना। अच्छा, ये भी देखे थे ना आप, बहुत सारे लोग जो कानून बनाएंगे, ब्रिटिश क्राउन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, गवर्नर काउंसिल, तो एक दूसरे से एक दूसरे का कानून डिफर करेगा कि नहीं करेगा, बताओ आप। ये कानून बनाएंगे तो कुछ और, ये कुछ और, तो एक दूसरे से जो कानून बनाएंगे वो डिफर्ड होगा, होगा कि नहीं भाई। जब एक दूसरे से कानून डिफर होगा तो उसके वजह से क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम था, इतने सारे लोग जब कानून बनाते थे। अच्छा, एक तो आपने देख लिया था कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज, लैक यूनिफॉर्मिटी था, बैडली अनऑर्गेनाइज था, लॉज अनसर्टेन था, ये तो देख ही लीजिए। उसके बाद बहुत सारे जगह से कानून बन रहा था, है ना, बहुत सारे जगह से कानून बनता था। कोई एक बॉडी नहीं होता था जो सिर्फ लॉ बना ले, जिसके वजह से बहुत ज्यादा डिफर हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह का कानून। और उसके अलावा बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि कोई कुछ और बना दिया, ये कुछ और बना दिया, ब्रिटिश क्राउन पार्लियामेंट कुछ और बना दिया, गवर्नर जनरल काउंसिल कुछ और बना दिया, समझ रहे हो। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसको देखते हुए क्या करा जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये भी प्रॉब्लम देखता है। देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था ना, कोई भी कानून कब आता है, जब प्रॉब्लम देखता है सोसाइटी में। उस टाइम जो ब्रिटिश होंगे उनको जो प्रॉब्लम दिखा, अरे भाई ये तो प्रॉब्लम है, 5 जगह से कानून बन रहा है जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर चलो बना देते हैं। तो क्या स्टैब्लिश होता है, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। किसका स्टैब्लिशमेंट हो गया भाई, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। अब जो इतने सारे लोग कानून बना रहे थे, इतने सारे लोग जो, रुक जाओ भाई, इतने सारे लोग जो कानून बना रहे थे, देख रहे हो ना, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब ये लोग कानून नहीं बनाएंगे। कानून अब सिर्फ कौन बनाएगा, ये सब जो इतना सारे लोग कानून बना रहे थे, अब एक बॉडी बना दिया, सॉरी मैंने एक गलत वर्ड यूज कर दिया कि लोग नहीं बना पाएंगे, मतलब बनाएंगे अब। लेकिन क्या हुआ, पूरे इंडिया के लिए एक ऑल इंडिया लेजिस्लेचर, नाम से ही क्लियर है, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। आप मेरे को एक चीज बताओ, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है उसी को बोलते हैं ना लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं बताओ मेरे को कोई। लेजिस्लेचर हम लोग बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी को, जो लॉ बना सकता है। तो लेजिस्लेचर हो गया ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया के जो लॉ मेकिंग बॉडी होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेचर। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। भाई किसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। पहले जो इतने सारे जगह से कानून बनता था, इतने सारे जगह से जो कानून बनता था, इसके वजह से बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन हो जाता था, इसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का स्टैब्लिशमेंट करता है। ये जो चार्टर एक्ट है ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का स्टैब्लिशमेंट करता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, इसका काम ही है ना ऑल इंडिया लेजिस्लेचर लॉ बनाना, तो ये क्या करेगा, इनैक्ट लॉ फॉर होल ब्रिटिश इंडिया। अब ये नाम से ही क्लियर है, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। आपने पहले देखा था ना, सब के लिए डिफरेंट, अब क्या होगा, होल इंडिया के लिए कौन कानून बनाएगा, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैंने बहुत बार बताया, कानून कब बनता है, कोई भी कानून, कोई भी जो एक्ट आता है, जब प्रॉब्लम होता है समाज में तो उसके लिए कानून आता है। तो यहां पे तो ब्रिटिश को जो कानून दिखता होगा उनको रूल करने में उनको जो हडल दिखता होगा, जो प्रॉब्लम दिखता होगा, उसको ठीक करने के लिए नया कानून लाते थे। वो हमारे लिए नहीं लाते थे, है ना। ब्रिटिश लोग हमारे लिए नहीं कानून लाते थे, वो अपने लिए लाते थे। उनको जो कभी दिक्कत होता था उसको ठीक करने के लिए वो कानून लाते थे। चलो, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। देखो यहां पे देखो,
ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है और इसमें कौन कौन होंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और उसके अलावा फोर्थ मेंबर जिसको बोला जाएगा लॉ मेंबर। देखो अब इसको मैं समझाता हूं। मान लो आप इसको गवर्नर जनरल, क्या मान लो इसको गवर्नर जनरल, और ये 2+1, इसको आप ये दोनों को मान लो इसका काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मान लो, ठीक है। तो 1+3 कितना हो गया भाई, थोड़ी इसमें तो मैंने गलत बना दिया फोटो। अच्छा हाँ, ये तो गवर्नर जनरल हो गए और ये 3 इसके काउंसिल के मेंबर हो गए, 3 काउंसिल के मेंबर हो गए। और ये जो पर्सन बच गया, चलो रेड पेन ले लेता हूं मैं, ये जो पर्सन बच गया ये है भाई लॉ मेंबर। क्या है ये, लॉ मेंबर, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का कंपोजिशन देख रहे हो, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में कौन होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, इसके अलावा इसके काउंसिल के 3 मेंबर और एक लॉ मेंबर। टोटल कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर। ऑल इंडिया लेजिस्लेचर स्टैब्लिश हो गया है और इसमें कौन कौन होंगे, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, और चौथा मेंबर कौन होगा, जिसको जिसको इसको क्या बोला गया, लॉ मेंबर। और सबसे पहला लॉ मेंबर कौन बने थे, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अभी, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा। लॉर्ड मैकॉले बने थे, लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे। और जो लॉ मेंबर बनता था वो कंपनी का सर्वेंट नहीं होता था, ठीक है। खैर जब मैं लॉ कमीशन बताऊंगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अब जो ये ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बनाया गया है भाई, ये क्यों बनाया गया होगा, कानून बनाने के लिए ना। ऑल इंडिया लेजिस्लेचर जो बनाया जाएगा किस चीज के लिए बनाया जाएगा भाई, रेड पे ना जाओ, चलो। तो लॉ मेंबर क्या करता था भाई, काउंसिल को असिस्ट करता था, किस चीज में, लॉ मेकिंग में। जब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए, इंटायर ब्रिटिश इंडिया, नाम में ही क्लियर है, ऑल इंडिया के लिए जब कानून बनेगा, लॉ बनेगा, तो उसमें जो लॉ मेंबर होगा वो असिस्ट करेगा, ठीक है। और सब काम में लॉ मेंबर असिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो जब लॉ बनेगा तो उसमें असिस्ट करेगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये समझ में आ गया था। गवर्नर जनरल होंगे और उसके अलावा 3 मेंबर होंगे काउंसिल के, उसके अलावा एक मेंबर, 3+1 हो गया कितना, 4, और +1 गवर्नर जनरल, टोटल कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर ऑल इंडिया लेजिस्लेचर में। और ऑल इंडिया लेजिस्लेचर का क्या काम होगा भाई, लॉ बनाना। लॉ किसके लिए बनाएगा, ऑल इंडिया के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया। उस टाइम ऑल इंडिया का क्या मतलब है, जहां पे ब्रिटिश का टेरिटरी है सिर्फ वही, हाँ ये ध्यान रखना। ऑल इंडिया का मतलब हो गया इंटायर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यार एक सेकेंड, हाँ अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड मैकॉले जो थे, इनको अपॉइंट करा गया था एज ए लॉ मेंबर इन द काउंसिल, किसके द्वारा, एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, इसके द्वारा इनको अपॉइंट करा गया था। और लॉ मेंबर क्या चीज में हेल्प करेंगे, जब लॉ बनेगा उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के द्वारा, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के द्वारा, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के द्वारा जो रेगुलेशन पास करा जाता था पहले, अब उसको क्या बोला जाएगा, एक्ट। उसके द्वारा मतलब ऑल इंडिया लेजिस्लेचर के द्वारा, ये मान लो लेजिस्लेचर है, इसके द्वारा अब से जो भी कानून पास करा जाएगा उसको क्या बोला जाएगा भाई, एक्ट्स। अब देखो ये जो लेजिस्लेचर है इसको और भी ऑथराइज करा गया, उसको ऑथराइज करा गया कि आप ब्रिटिश इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए आप क्या कर सकते हो, कानून जो मान लो पहले से कोई कानून है आप उसको रिपील्ड भी कर सकते हो, और यदि कोई कानून है उसमें आप अमेंड भी कर सकते हो, कोई चेंजेस करना है आपको, सुधार करना है, सॉरी अमेंड मतलब होता है सुधार, कोई सुधार करना है आपको तो सुधार भी कर सकते हो, और आपको यदि कोई चेंज करना है, अल्टर करना है, तो आप उसमें अल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज किसको ऑथराइज करा गया भाई, काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो लेजिस्लेचर होगा इसको
और ये किसके लिए कर सकता है? होल ब्रिटिश इंडिया के लिए, इंटायर ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, ये जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, उसको फिर कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो, अच्छा, ये इसको पेश कहाँ करना पड़ेगा भाई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो, ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बन गया है। तो पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, तो मतलब मद्रास का जो गवर्नमेंट होता था, जो बॉम्बे का गवर्नर होता था, जो बंगाल का गवर्नर होता था, उसके पास लॉ मेकिंग पावर होता था। अब उस लॉ मेकिंग पावर से वो क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। अब सारा लॉ मेकिंग पावर किसको चला गया है भाई? लेजिस्लेचर को। किसको चला गया है? लेजिस्लेचर को। तो जो मद्रास बॉम्बे वाला जो गवर्नमेंट होगा, अब ये लॉ मेकिंग नहीं कर सकता। डिप्राइव मतलब वंचित रहेगा वो लॉ मेकिंग से। तो इनका अलग ही चल रहा है आज। चलो, मैकॉले फर्स्ट लॉ कमीशन में हम लोग थोड़ा बहुत मैकॉले के बारे में बात करेंगे। कोई भाई सोशल मीडिया से नहीं होना फिर, मैकॉले मैकॉले नीचे मत करने लगना फिर, है ना। देखो, अब कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है, देर वॉज नो लिंक बिटवीन क्राउन कोर्ट एंड कंपनी कोर्ट्स, अदर दीवानी अदालत एंड सुप्रीम कोर्ट, वही था। एंड ईच ऑफ देम इंटरप्रिटेड लॉ इन देयर ओन वे। कोई ऐसा लिंक ही नहीं था। ये अपने हिसाब से कानून को इंटरप्रिटेट करता था, ये अपने हिसाब से करता था। ये सब कौन देख रहा था? लॉर्ड मैकॉले। तो ये सब चीज़ जब लॉर्ड मैकॉले देख रहे थे, जैसे वो देख रहे थे कि ये कोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, वो कोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, डिफरेंट कोर्ट डिफरेंट डिसीजंस देता था, है ना। और मान लो ये कोर्ट एक तरह का सेम इशू है, यहां भी वही मैटर चल रहा है, यहां भी वही मैटर चल रहा है। ये मान लो 7 साल की सजा दे दी, ये यहां पे 15 साल की सजा दे दी। देखो, मैटर सेम है, इशू सेम है, लेकिन देखो सजा का कितना डिफरेंस है। तो सेम इशू पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था डिसीजन का, ये कोर्ट कुछ और दे रहा है, ये कोर्ट कुछ और दे रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम था। तो इसकी वजह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रहा था, डिफिकल्ट जस्टिस देने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहे थे? लॉर्ड मैकॉले। ये कौन ऑब्जर्व कर रहे थे भाई? लॉर्ड मैकॉले। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। चलो, देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का जो सेक्शन 53 था, इसमें एक और प्रोविजन क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन। अब इस एक्ट से क्या होगा भाई? एक लॉ कमीशन का फॉर्मेशन होगा, और ये लॉ कमीशन क्या करेगी? कोडिफिकेशन का काम करेगी। तो अभी आपने देखा ना, बहुत सारा लॉ कैसा था इंडिया में। अब ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश इंडिया में लॉ कैसा? अनऑर्गेनाइज है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये सब प्रॉब्लम है, तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग? कोडिफिकेशन। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? कोडिफिकेशन। और कोडिफिकेशन के लिए एक लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है। अब आप देखोगे, इसी के बाद लॉ का 1837 में इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट हो जाता। भले ये पास 1860 में होता है, लेकिन यही लॉ कमीशन इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट करती है। आप उसको ध्यान रखिएगा। तो लॉ कमीशन को जो बनाया गया है 1833 के एक्ट ला करके, क्यों बनाया गया भाई? क्यों बनाया गया? कोई पूछ ले आपसे, लॉ कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किसके द्वारा हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के सेक्शन 53 के प्रोविजन से अपॉइंटमेंट हुआ किसका? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भाई कोडिफिकेशन। ये क्या करेगा? कोडिफिकेशन, इंडियन लॉज को कोडिफाई करेगा। फर्स्ट लॉ कमीशन कब अपॉइंटमेंट हुआ? 1834 में। और किसके चेयरमैनशिप के अंदर? फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बने? लॉर्ड मैकॉले। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
इसके आगे की कहानी, मतलब हम लोग कहां तक पहुंच गए भाई, लॉ कमीशन पे। कहां पहुंच गए हम लोग, लॉ कमीशन में। तो अगले क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ कमीशन। लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल कर दिया, मुझे भी ऐसा फील होता है, लेकिन कोई नहीं, मेरा वो नेचर है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो वो मैं चाहता भी हूँ कि मैं थोड़ा धीरे चलूँ, तो लेकिन वो नहीं हो पाता है। जो मेरा स्पीड है उसी हिसाब से मैं चलता हूँ, कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने की आदत हो गई है, तो मैं अब कर देता हूँ, कोई नहीं, ऐसा ही होता है। खैर, यदि आप एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो, यहाँ तक भी देखे हो आप, लास्ट तक देखे हो, तो आई नो, मुझे पता है कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू तो आपको करना चाहिए कि मैंने आपके लिए वीडियोस बनाया, तो आप कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हो। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको पसंद आया तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कमेंट करना है। आपको इच्छा हो, मन हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कमेंट करना। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाते रहूँ, आपको ऐसे हेल्प करते रहे, तो आप प्लीज़ नीचे में कमेंट कीजिए, है ना। और इस अभी जो मैंने सेशन लिया, इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम पे लॉयर प्रशांत, आपको वहाँ पे सर्च करना है, और वहाँ पे जाकर लिख देना है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, और आपको ये वीडियोस का जो बेबी मैंने पढ़ाया उसका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एनी पे यदि टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, तो जो मेरे लेक्चर आएंगे उसका PDF आपको वहाँ मिलते रहेगा। पर्सनल कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।